Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर बेस्ड MCQ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, Which of following are the provision under Article 90 of the Constitution of India? तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा प्रोविजन है जो आर्टिकल 19 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये जान लें आर्टिकल 19 कहाँ पर है। तो आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें 22 पार्ट हैं, इसमें 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल हैं। तो 22 पार्ट में से अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कितना है? तो 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल है। 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल फंडामेंटल राइट है। और जिस तरह से हमारे उंगली में 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसी तरह से फंडामेंटल को राइट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, इसमें से हम सेकेंड कैटेगरी जो देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो है राइट टू इक्वलिटी की बात किया गया है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, इसमें 5 आर्टिकल हैं। कितने? 5। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हमें आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22, तो चार आर्टिकल हैं जिसमें से 19 आर्टिकल के बारे में यहाँ प्रोविजन दिया गया है। ठीक, तो आपको इतना सब मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं स्टार्टमेंट। फर्स्ट बोल रहा है टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट द आर्म। यहाँ बोल रहा है कि हम आर्टिकल 19 के अंदर जो पहला बोला गया है कि असेंबल होने, पीसफुली असेंबल होने के लिए परमिशन है विदाउट द आर्म। सेकेंड स्टेटमेंट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, ये भी सही है। टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी के सभी करेक्ट है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब इसका थोड़ा सा आर्टिकल 19 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 में हम पाते हैं कि इसमें जो आर्टिकल 19 का 1A, आर्टिकल 19 1 सब क्लाज ए, क्लाज 1 सब क्लाज ए। ठीक, ए है, फिर सब क्लास बी है, इसी तरह से करके हम तक सब क्लास जी तक है। ठीक, जिसमें से हम पाते हैं कि जो एफ सब क्लास है इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक, ओमिटिंग कर दिया गया था। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबल एंड विदाउट द आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू रिसाइड, ई क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी
हाउ वी वर दिस राइट वाज वोमिटिंग, यानी यफ जो है वोमिटिंग कर दिया गया, हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, जनता गवर्नमेंट थी। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हाँ टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो इतना आपका 19 का आर्टिकल है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए ताकि मेंस में, इससे में सब जगह आप लिख सकें। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट, सी एंड ही और सी शैल बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। नहीं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं नॉमिनी नहीं इसमें होते हैं। अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाती है तो इसमें सब इलेक्टेड मेंबर ही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव इलेक्शन में भाग लेते हैं, नॉमिनेट नहीं भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, इलेक्टेड ही मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वही इनको इलेक्शन देते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी ए फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The system of proportional representation by the mean of single transferable vote is used for the election of vice president, तो ये करेक्ट है। और ये सेम प्रोसेस आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट दोनों के लिए करेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए। थर्ड स्टेटमेंट, द पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट इवन इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है हमेशा सभी के लिए क्या है, इलीगल है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मना किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो केवल टू इज करेक्ट, तो ओनली वन, ओनली टू मतलब ओनली वन, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा इनका प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। कितना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट है। बार बार बताने से याद हो जाएगा, ठीक, जो नए स्टूडेंट हैं। तो 22 पार्ट है। 22 पार्ट में से हम देखते हैं तो जो पार्ट 5 है वो हमें बताता है क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, अब यूनियन गवर्नमेंट की जब बात करता है तो इसी यूनियन गवर्नमेंट में जो है पार्ट 5 में चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? तो चैप्टर टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक, जिसमें से चैप्टर 1 की यहाँ पर बात की गई है, चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में वाइस प्रेसिडेंट जो है, इसका आर्टिकल जो आपको मिलेगा वो 63 से लेके 68 तक। अब कहेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप याद करने का, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, फिर 5 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए और यहाँ पर 7 लिखिए। ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का है, पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जिसमें से आपको 52 प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ऑफ इंडिया। अब उसके बाद 74 है, ये आपका मिल जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो आप इतना से आप आराम से याद कर सकते हैं। और यही 63 से लेकर 63 से लेकर 68 तक जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। ठीक, अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखिए रिसेंटली जो है अभी हाल ही में क्या हुआ था कि अपोजिशन फाइल किया था, क्या फाइल किया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसके लिए? तो राज्यसभा चेयरपर्सन जो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ आपको याद कर लिए, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, अब तक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ है किसी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। ठीक, ये फर्स्ट सच मेजर इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है, इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अब हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। कितना? पार्लियामेंट में जो है इंडियन पार्लियामेंट, इसमें इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला हाउस होता है, हाउस, ठीक, दूसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये हाउस जो होता है इसमें 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो राज्यसभा में कुछ 12 मेंबर जो है नॉमिनी होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनी होते हैं, ये नॉमिनी किसी भी इलेक्शन में आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो बचे जो 38 मेंबर, किसमें बचेंगे? 250 मेंबर होते हैं, तो 238 मेंबर बचेंगे। तो 238 मेंबर इसके, और लोकसभा के कितने हैं? तो 543 मेंबर। तो 543 मेंबर जो हैं ये सभी मेंबर मिल के आपका
543 और 238 मेंबर मिलके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन वोट देते हैं, बस इतना ही। पार्लियामेंट हाउस से ही इलेक्शन में भाग लेते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनी मेंबर नहीं। ठीक, तो इतना ही आपको ध्यान रहे। और किस तरह से चलता है, तो सेम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन सेम चलता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट होते हैं, ठीक, और इन वोट ट्रांसफेबल भी होता है, ठीक है ना। सिंगल वोट ट्रांसफेबल का रिप्रेजेंटेशन से चलता है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट मेंबर ऑफ हाउस, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक, दोनों क्या है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होना चाहिए, ना होते हैं, ठीक ना। ये पर तो ये ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, ना किसी के। shall be deemed to have elect vacant his seat in house on the date he assumed the office of vice president. A person shall not eligible to for elect a vice president he is occupy office प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सभी के लिए यहाँ पर रोक है, ठीक ना। तो ये सब कुछ डिटेल में डिस्कशन बताया जा चुका है। तो एज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ऐसा क्रांतिकारी एक्ट है जो आपका 9 कब आया था, 2009 में आया था, ठीक। कौन से, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ये आपका 2008 में आया था, ठीक ना। 2006 में भी है, 2008 में, 2008 ऐसा ही कुछ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में है, ठीक। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम आया था, तो ये भी 2002 के आसपास है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका मनमोहन सिंह के ही टाइम आया था, शायद 2009 में आया था कि 2013 में आया था, ठीक ना, 2013 में, ठीक। तो अब यहाँ पूछा है कि मनमोहन सिंह के टेन्यूर में कौन कौन से हैं, तो आपका 4th वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, मतलब कि 4 को हटा दें तो 4 इसमें है, इसमें तो ये डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। न्यूज़ में क्यों आया, तो न्यूज़ में इसलिए कि अभी मनमोहन सिंह का डेथ हुआ है, इसलिए बहुत सारे। तब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन इकोनॉमिस्ट, ए ब्यूरोक्रेट, फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखिए कितना इकोनॉमिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री हैं। मेंटोस डेवलपमेंट मार्क डिफरेंट स्टेज ऑफ मनमोहन सिंह कैरियर। सिंह बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द बीपी नरसिम्हा राव 1991 में क्या हुआ कि मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। एट द टाइम इंडिया वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था इंडिया में, तो इसलिए ये बनते हैं, उसको रिकवर करते हैं। 3 वीक ऑफ द इम्पोर्ट ही हैड विद मोर्टेज इट गोल्ड। सिंह इम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चरल चेंजेज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है प्रपोज किया कि भैया अपना अब क्या कीजिए, अपना मार्केट को ओपन कीजिए, तो वहाँ पर इसको चेंज किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा जान लें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आया था। बेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1944 में। और 1944 में बेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो एंटिटीज से आउटकम हुई, बाहर आई। पहला वर्ल्ड बैंक आया था और दूसरा IMF आया था। तो आपको देखने को मिलता है कि 1944 में IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई, इतना मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक भी था उसी टाइम। तो 1991 में बजट एलिमिनेशन लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ, वहाँ से इंस्पेक्टर लाइसेंस था। LPG रिफॉर्म बोलते हैं, LPG रिफॉर्म शुरुआत होती है और इकोनॉमी इंडिया की बूस्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को ओपन किया जाता है इकोनॉमी के लिए, ठीक। यहाँ पर लो टैरिफ रेट होता है, लोअरिंग टैरिफ रेट होता है। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडो-US न्यूक्लियर पैक्ट। तो इंडिया और US का न्यूक्लियर जो पैक्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने सिग्निफिकेंट अपना इन्वेस्ट किया था। पुट हिज ओन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, और सोचिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को रिस्क पर डाल के किया था। सिंह नोटेड इंडिया एक्सेप्शनल रिकॉर्ड न्यूक्लियर नॉट प्रॉफिट proliferation as the part of agreement. The International Atomic Energy Agency accepted the India Safeguard Agreement on August 1, 2008. The United States then petitioned the
Nuclear Supply Group NSG for the Indian specific waiver to begin civilian nuclear trade on September 6, 2008. NSG grant India waiver granting it access to civilian nuclear technology and fuel. The deal was signed October 10, 2008. अब यहाँ पर बहुत सारे इंपावरिंग भी मूवमेंट लाए गए मनमोहन सिंह था। तो राइट टू, जिसमें से इंपॉर्टेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये एम्पावर किया गया कि इसको सिटीजन को ग्रांट दिया गया कि ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट ईयर एंड 2006 में महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, जिसमें 100 के लिए क्या था, एम्प्लॉयमेंट पर ईयर फॉर द एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री। तो रूरल हाउस होल्ड के लिए 100 डे के लिए क्या था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर। और ये इंसर्ट भी किया गया किसमें, फंडामेंटल राइट में डाला गया है, आर्टिकल 21 का ए में भी आपका यही है, ठीक ना। अब यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passes the Biological Diversity Act 2002 under the tenure of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The D is correct option. Next question 4. इन आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की बात करें, आइदर मतलब यहाँ पे लिख दिया कोई भी हाउस। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर एंटॉर्नी जनरल की बात की गई। तो एंटॉर्नी जनरल क्या एक तरह से देखा है तो ये एडवोकेट होता है, चीफ एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक ना, इंडिया का एडवोकेट होता है भारत सरकार का। तो ये 76 में अटॉर्नी जनरल है, किसमें, 76 में। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, ठीक ना। अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 5 है, पार्ट 5, तो पार्ट 5 में कितने चैप्टर हैं, तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में कितने, तो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक। तो अब एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो सबसे पहला हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा नंबर पर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा नंबर पर आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चौथा पर होता है, 5वां पर आ गया ना, 1 2 3 5, 5वां प्राइम मिनिस्टर है। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। अटॉर्नी जनरल का केवल है 76 आर्टिकल के अंदर बात की गई है, ठीक, इतना मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट क्या, कैन स्पीक, करेक्ट है, जो पार्लियामेंट में जाएगा वो किसी भी हाउस में बैठ के बात कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बोल सकता है। कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग में भाग लेगा, क्योंकि वहाँ बैठने जाएगा तो वहाँ बैठ के तो मुर्गा बनेगा नहीं, ठीक, भाग लेगा। कैन नॉट बिकम ए मेंबर इन एनी कमेटी या पार्लियामेंट, तो यहाँ पर किसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है, इनकरेक्ट, बन सकता है। कैन नॉट टेक पार्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस, हाँ, ये किसी भी ज्वाइंट सेटिंग में हाउस में भाग नहीं ले सकता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, कौन कौन बचा, 1 करेक्ट और 2 करेक्ट, यहाँ पर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एजी पोजीशन इज ग्रांट स्पेशल स्टेटस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्री आज फर्स्ट लॉ ऑफिसर एंड हैड द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, और सभी कोर्ट में ये जा सकता है इंडिया के, ठीक ना। अर्लियर मिनिस्टर and Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise participate in the proceeding of either house and join session of house and any committee of parliament to which he may be appointed but shall not be entitled to vote under this article। तो ये किसी मुद्दे पर वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो लास्ट में वोटिंग होती है, तो वोटिंग में ये नहीं भाग ले सकता है, ठीक ना। ना ही तो ये किसी इलेक्शन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग ले सकता है, ना कहीं भी ये वोट नहीं कर सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर गवर्नर इन एनी कंट्री ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस, इनकरेक्ट। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर किसी भी, ना तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में हो सकता है, ना गवर्नर के, वो भी टेन्यूर ऑफ टर्म ऑफिस, टेन्यूर ऑफ टर्म ऑफिस तो किसी के साथ नहीं हो सकता है, कोई भी अगर ऑफिसर भी हो, कोई भी, आप देखते हैं कोई भी ऑफिसर होता है तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद कहानी होती है, उसी तरह से इनको पहले हटाया जाएगा तब होगा, ठीक। द सेकेंड, द प्रेसिडेंट अथवा गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, करेक्ट।
ये सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ओनली करेक्ट है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें तो आपको बता दें, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का आर्टिकल जो है बहुत ही, आप एक आर्टिकल से दोनों का आर्टिकल को याद कर सकते हैं। इसके लिए हम एक है, आप यूट्यूब में खोजेंगे, इसी प्ले लिस्ट में कहीं होगा, ठीक है ना, ओवरव्यू स्टडी में, तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा कि कैसे याद करने का ट्रिक बताया गया है। इसलिए यहाँ पर बता के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ बता देते हैं कि गवर्नर जो है, ठीक है ना, गवर्नर जो है ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेटिव में है। क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। किस में है? तो पार्ट किस में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है, ठीक। और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है पार्ट 5 में है और एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसी तरह से। और पार्ट 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में कितने चैप्टर हैं? तो चैप्टर 6 चैप्टर हैं, ठीक। इसमें से गवर्नर की बात की गई है 163, ठीक ना, 163, ठीक। तो यहाँ पर बात यहाँ पर आती है तो 361 में 361 में ऐसा कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, अब किसी भी जुडिशियल रिव्यू से भी, ठीक ना। अकॉर्डिंग 361 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल नॉट बी answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मिंग ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। अगर इस तरह से हो जाएगा तो फिर तो अपना परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको थोड़ा सा दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है कि हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हेड होता है, ठीक है ना, नॉमिनल हेड होता है लेकिन है। उसी तरह से स्टेट का गवर्नर हेड होता है, ठीक। तो आज का यहीं पर कंक्लूड करते हैं, ठीक। अब अगली बार कल मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।